नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में किसानों के प्रदर्शन के मामले पर 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन के मामले पर सरकार गंभीर हुई है। सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। 1 महीने में कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार कमेटी के अध्यक्ष। किसानों की समस्या के समाधान के लिए कमेटी गठित की गई है। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राजीव, इससे पहले इसी साल एक और कमेटी भी कमिश्नर मेरठ की अध्यक्षता में गठित की गई थी, उसका कोई समाधान नहीं निकला। अब एक और कमेटी फिर बना दी गई है। देखिए अनुपम, इसमें जो किसानों की कई समस्याएं हैं जिनका निस्तारण शासन स्तर से संभव है, हो सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये शासन स्तर की एक जो शीर्ष अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है। इसमें आईएएस अनिल कुमार सागर, जो कि प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। और साथ ही साथ ये 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसमें पीयूष वर्मा जो विशेष सचिव हैं अवस्थापना व औद्योगिक विकास, संजय खत्री जो एसीईओ है नोएडा के, उनको शामिल किया गया है। सौम्या श्रीवास्तव ये भी एसीईओ है ग्रेटर नोएडा की। कपिल सिंह एसीईओ तो जो है ये ईडा के सदस्य नामित किए गए हैं। ये जो 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी है ये 1 महीने में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद सरकार ये निर्णय लेगी कि किस तरह से जो किसानों की तमाम समस्याएं हैं जिनको मांग को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत है, उन समस्याओं का समाधान किया जाए। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने किसानों की जो मांग है उसको गंभीरता से लिया है, उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और उसी को देखते हुए उनके निस्तारण के लिए ही एक शासन स्तर की हाई कमेटी का गठन किया है। और ये कमेटी 1 माह में अपनी जांच रिपोर्ट और जो अपनी अनुशंसा है, जो अपनी रिकमेंडेशन है, वो शासन को सौंपेगी। राजीव, लेकिन सवाल यहां पर ये, इस 5 सदस्यीय कमेटी में 3 अधिकारी वो हैं जो नोएडा में ही रहते हैं, लगातार किसानों के साथ इस पूरे मसले पर संवाद कर चुके हैं, उनको सफलता नहीं मिली है। किसान कल भी आंदोलन करने जा रहे हैं, कल भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए अनुपम, ये जो जिनकी कमेटी ये जो बनाई गई है, ये अध्यक्षता अनिल कुमार सागर जो कि प्रमुख सचिव है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। ये बात सच है, जो सदस्य हैं वो स्थानीय जो एसीईओ हैं उनको बनाया गया है। ऐसे में जो 5 सदस्यीय अधिकारी हैं ये जल्द ही किसानों के जो तमाम संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान आंदोलनरत हैं उन गंभीरता को समझा जाएगा, देखा जाएगा कि किस आधार पर किसानों की समस्याओं का निस्तारण किया। कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है, तो इसकी गंभीरता आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब खुद, क्योंकि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, ये कमेटी 1 माह के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों की अधिकांश जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। राजीव, क्या यह माना जाए कि अगले 24 से 72 घंटे में जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष यहां पर पहुंच सकते हैं, किसानों के साथ बातचीत कर सकते हैं? देखिए यकीनन जो 3 सदस्य हैं जो कि पहले से वहां पर मौजूद हैं, जिनसे लगातार किसान नेताओं और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है। अब अनिल कुमार सागर जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया है वो भी नोएडा पहुंचेंगे और जो चाहे वो किसानों के नेता हों या फिर जो अन्य प्रतिनिधि हैं जो शामिल हैं इस आंदोलन में, उनसे बात करेंगे और उनसे तो मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि कई ऐसी जटिलताएं होती हैं, कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो सरकार और शासन स्तर के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। नोएडा से खबर है, जहां पर नोएडा अथॉरिटी पर भी किसानों का प्रदर्शन हुआ है। किसानों ने अथॉरिटी के अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने किसानों को प्राधिकरण दफ्तर के बाहर की रोक दिया। दरअसल किसान दलित प्रेरणा स्थल से गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। संभल हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। संभल में हिंसा के दौरान पाकिस्तानी कारतूस के इस्तेमाल की खबर सामने आ रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों में मिले कारतूस के खोखे पुलिस ने बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बने कारतूस का हिंसा के दौरान
इस्तेमाल किया गया। हिंसा के दौरान विदेशी कारतूसों के इस्तेमाल का पर्दाफाश हुआ है। कारतूस के खोखे पर पीओएफ लिखा मिला है। आधा दर्जन से ज्यादा मिले खाली कारतूस की पुलिस टीम जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पीओएफ के कॉटेज भारत में इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि लाल रंग का 12 बोर का विंचेस्टर मेड इन यूएसए नंबर 12 सुपर लिखा है। ये फॉरेंसिक टीम द्वारा भी शायद सील किया जाएगा। ये दोपहर में इसको शुरू किया गया था। नालों की सफाई की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि अंधेरा हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह से वापस नगर निगम की टीम को रिक्वेस्ट करिए। नगर निगम की टीम द्वारा दोबारा से इसमें हमारी मदद की जाएगी और एचएचएमडी और एचएचएमडी के साथ में चेकिंग की जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब चीज़ें हैं सच जो है वो सामने निकल के आएगा। ठीक है। राहुल के दौरे पर संभल के डीएम की चिट्ठी। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है। जिले की सीमा पर राहुल को रोकने की मांग की गई है। अमरोहा बुलंदशहर प्रशासन से भी मांग की गई है। संभल प्रशासन ने नहीं दी राहुल गांधी को अनुमति। कल संभल हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी जाएंगे। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। जारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि माहौल तो वहाँ एकदम शांत है और सामान्य बहुत तेज़ी से उसको सामान्य भी किया गया है, पर अभी भी तनाव है। अगर कोई बाहर से आता है तो उत्तेजना के वशीभूत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाइयाँ हो सकने की संभावनाएं जताई गई हैं। ये असेसमेंट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को करना है और उन्होंने असेसमेंट करके ही निर्णय लिया है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़िलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी। प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। बिजनौर से खबर है, भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश पर हमला। सरकार ने सर्वे कराने में सहयोग किया। एसपी ने दंगाइयों का सहयोग किया। भूपेंद्र चौधरी ने यहां पर इस बात को कहा है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बयान दिया है। वो देश में एक न्यायालय की व्यवस्था है और व्यवस्था में जो आदेश हुआ है सर्वे का, सरकार ने उसमें सर्वे में सहयोग किया और समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों का सहयोग किया, दंगों का सहयोग किया। संभल का जिस प्रकरण को लेकर वो कह रहे हैं, संभल में न्यायालय के आदेश पर उस स्थान का सर्वे हुआ है और सर्वे करने वाली टीम पर जिस प्रकार से पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से लक्षित किया गया, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई है। देवरिया पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की। अपने दौरे के दौरान एसपी पर भी हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव चुनाव हारने के बाद उनका गहरा जख्म लगा है, जिसको वो संसद में सला रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर अगर कोई कमीशन जांच करे तो अखिलेश यादव की मिर्ची क्यों लग रही है। अखिलेश यादव जी को इतना गहरा जख्म चुनाव के कारण से लगा है कि वो अपना जख्म सहलाते सहलाते संसद में खड़े होकर के बयान दे रहे हैं। अगर श्री राम जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय के समझ ना गया होता, न्यायालय का आदेश नहीं हुआ होता, तो हम रामलला के भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे होते। कोर्ट के आदेश से अगर संभल में कोई कमीशन सर्वे के लिए गया तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची क्यों लग रही है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक जो दोनों सपा के हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ करके लोगों को पहले मारते हैं, फिर मुआवजा मांगते हैं, फिर प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। समाजवादी पार्टी अब बर्बाद करने में प्रदेश लगी, वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो दंगा प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनाने देंगे। यहाँ सुशासन है, विकास है, दंगा मुक्त प्रदेश है, यह रहेगा। प्रयागराज में होने वाले कुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे और सभी निर्माण कार्यों का उद्घाटन कर महाकुंभ का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी उस दिन गंगा आरती के साथ
क्रूज से संगम में हो रहे कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। करीब 6,500 करोड़ के होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए पीएम मोदी सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की सौगात दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे और महाकुंभ से जुड़ी 6,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पहली बार 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं और महाकुंभ की तमाम योजनाओं की सौगात को देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रृंगवेरपुर धाम जाएंगे। वहां पर जो नवनिर्मित निषाद राज पार्क है उसका लोकार्पण करेंगे। वहां पर जो घाट बनाया गया है उसका लोकार्पण करेंगे और प्रभु श्री राम और निषाद राज की गले मिलते हुए जो प्रतिमा है, जो समरसता का प्रतीक है, उसका भी अनावरण करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी श्रृंगवेरपुर जाएंगे, जहां निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। फिर श्रृंगवेरपुर धाम से अरैल आएंगे। अरैल से निषाद राज क्रूज के जरिए संगम तट पर पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी से निषाद राज क्रूज को मंगाया गया है। निषाद राज क्रूज के साथ ही 2 अन्य छोटे क्रूज पुनपुन और कस्तूरबा भी मंगाए गए। कुछ समय से ये निषाद राज क्रूज वाराणसी में थी, लेकिन मूल रूप से ये सब कोलकाता से मंगाई गई है और पूरे महाकुंभ के दौरान ये क्रूज अब यहीं पर रहेगी और तमाम जो श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक या तीर्थयात्री आएंगे, वो इससे सैर कर सकते हैं। निषाद राज क्रूज की अगर बात करें तो इसका किराया करीब 1,000 रुपए रखा गया है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर संगम तक की सैर के लिए 1,000 रुपए में इससे सफर कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इसका टेंडर नहीं किया गया है। टेंडर के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसका क्या किराया निर्धारित होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहाँ पर 3 क्रूज मंगा दिए गए हैं और इनको जो है वीआईपी सुरक्षा में रखा गया है। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले केंद्र सरकार की ओर से महाकुंभ के आयोजन के लिए 2100 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। योगी सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने विशेष अनुदान दी है, जिसकी 1050 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है और इसमें ही बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य जो वीवीआईपी लोग हैं वो संगम तट पर जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे और गंगा पूजन के साथ ही साथ महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना करेंगे। इसके साथ साथ 6,500 करोड़ की जो विभिन्न परियोजनाएं महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं उनकी भी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देंगे, जिनमें विभिन्न घाट शामिल है, 13 किलोमीटर का रिवर फ्रंट शामिल है और कई कॉरिडोर शामिल है। भरद्वाज कॉरिडोर है, हनुमान मंदिर कॉरिडोर है, नागवासुकी कॉरिडोर है। तमाम मंदिरों का कायाकल्प किया गया है। इन तमाम योजनाओं को वो समर्पित करेंगे और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के औपचारिक शुरुआत का भी ऐलान करेंगे। इस बार 13 जनवरी से होने वाले कुंभ को भव्य, दिव्य, डिजिटल और सुरक्षित बनाने के साथ साथ ग्रीन कुंभ पर सरकार का पूरा फोकस है। इधर महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। अखाड़े भूमि पूजन कर धर्म ध्वजा की स्थापना भी कर चुके हैं। दरअसल महाकुंभ में अखाड़ों की अपनी मान्यता है। मौजूदा समय में 13 अखाड़े हैं जो कुंभ का आकर्षण होते हैं, जिसमें 7 शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं, 2 उदासीन, 1 सिख परंपरा और 3 अखाड़े बैरागियों के हैं। अखाड़ों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर के लिए भी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों ने साल 1964 और 1969 में लड़ाई लड़ी थी, जो इतिहास में दर्ज है। नागा सन्यासी और भारतीय संस्कृति के रक्षण के लिए जो इनका योगदान रहा उसको भी बहुत ही कम मात्रा में ना के बराबर ही लिखा गया, लेकिन कुछ लेखकों ने लिखा है, तो उन्हीं के मैं कुछ ऐसे आपको बता रहा हूँ, तथ्यों के माध्यम से ही बता रहा हूँ। और ऐतिहासिक बात यही है कि इन नागा सन्यासियों ने बहुत बड़ा इस राष्ट्र के लिए भूतकाल में बहुत बड़े योगदान दिए हैं। ठीक है, आज के समय में एक व्यवस्थाएं अलग है, हमारी सीमाएं सब सुरक्षित हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूरा पुलिस विभाग है, पूरे राष्ट्र में हमारे व्यापक है, तो और भारत छोटे छोटे रियासतों में इन सब चीजों में बटा हुआ नहीं है। तो आज वो अब वो परिस्थितियां नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। फिलहाल कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। 13 दिसंबर को जब पीएम मोदी आएंगे तो इसके औपचारिक शुरुआत का ऐलान करेंगे।
फिलहाल अब प्रधानमंत्री के दौरे का सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर गंगा पूजन करेंगे और ये पहला मौका होगा कि जब महाकुंभ की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों होने जा रही है। गंगा पूजन के साथ वो इसका शुभारंभ करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के औपचारिक शुरुआत का ऐलान भी करेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ 2025 से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र से मिलेगा 2100 करोड़ का फंड। योगी सरकार के अनुरोध पर फंड मंजूर होगा। केंद्र ने 1050 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। योगी सरकार पहले ही कर चुकी है फंड की व्यवस्था। 5435 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। साफ सुरक्षित महाकुंभ में सहायता मिलेगी। कुशीनगर से खबर है, जहां पर खड्डा थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गांव के बाहर खेत में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने खड्डा थाने की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ ने बताया कि कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुशीनगर के थाना क्षेत्र खड्डा के ग्राम बिशुनपुरा के ग्राम प्रधान राम प्यारे कुशवाहा द्वारा आज दिनांक 3/12/24 को 1500 बजे सूचना दी गई कि पुरुषोत्तम कुशवाहा के गन्ने के खेत में एक मानव खोपड़ी कंकाल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर जाकर कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। मऊ से खबर है, जहां पर अंग्रेजी शराब की दुकान में लुटेरों ने पहले 54,000 की लूट की। कैश लूट के बाद छात्रों ने आराम से शराब पी, इसके बाद दुकान को आग के हवाले कर दिया। राहगीरों ने आग लगाने की घटना पुलिस को बताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में लगी है। ये घटना रामपुर थाना की है। बता दें कि शातिर दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुसे थे। मध्य प्रदेश के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहे। साथ में गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह भी साथ रहे। कौशाम्बी में फीवर से पीड़ित पेशेंट को नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने का मामला सामने आया है। मंझनपुर के आकांक्षा पॉलिटेक्निक क्लिनिक में डॉक्टर पर आरोप है कि उसने बुखार से पीड़ित मरीज को डेंगू मरीज बताकर अस्पताल में भर्ती कर लिया और नकली प्लेटलेट्स चढ़ा दिया, जिससे मरीज की हालत बिगड़ गई। जिसके बाद परिजनों ने इस मरीज को प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। मामला मंझनपुर मुख्यालय स्थित आकांक्षा पॉली क्लिनिक का है। डीएम ने बताया कि मामले में एसडीएम और एसीएमओ की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। हम लोग पहले तो टीम गठित कर दिया है हम लोगों ने। अभी एसडीएम साहब को बोल भी दिया है, उसमें एडिशनल सीएमओ को भी रखेंगे। साथ में जाके चेक करवाएंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे डॉक्टर्स है क्या नहीं, डॉक्टर रजिस्टर्ड है क्या नहीं, स्टाफ नर्स है क्या नहीं। और कौशाम्बी के आकांक्षा पाली क्लिनिक में मरीज को नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने का मामला सामने आया है। लिहाजा इस मामले को डीएम ने संज्ञान में लिया। डीएम ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। डीएम का दावा है कि इस मामले के जांच के बाद विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उसी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंझनपुर रोड पे। खबर मुरादाबाद से है। कॉलोनी में मुस्लिम शख्स के घर खरीदने को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने मकान बेचने वाले के खिलाफ नारेबाजी की और इस बात का विरोध किया। रामगंगा विहार में टीडीआई सोसाइटी के रहने वालों ने प्रदर्शन से पहले सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर शिकायत की और ज्ञापन दिया। बता दें कि इस कॉलोनी में सभी मकान हिंदुओं के हैं। उन्हीं मकानों में से एक शख्स ने अपना मकान मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बेच दिया। इसके बाद लोगों की नाराजगी सामने आई। मैं आपको बता दूं, ये वो मकान है और इस मकान से चंद कदम की दूरी पर एक ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कॉलोनी में घर बने हुए हैं कुछ, और इनके ठीक लगभग 100 कदम की दूरी पर एक ये शिव मंदिर है। मैं आपको देखिए अपने कैमरामैन से कहूंगा दूर से दिखाएं कि देखिए मकान के ठीक सामने 100 कदम की दूरी पर ये शिव मंदिर हैगा। तो इसी से नाराज होकर के ये जो कॉलोनी वासी है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मंदिर है, पूजा पाठ होती है, लेकिन इस कॉलोनी में पूरे ही सारे ही जितने भी लोग रहते हैं सब हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों के ये मकान है और इसीलिए उनका ये कहना है कि
यहाँ से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने, जिसने मकान खरीदा है, वो व्यक्ति अपने मकान की रजिस्ट्री को कैंसिल करा करके किसी हिंदू व्यक्ति के मकान को ये अपनी रजिस्ट्री करा दे। लखनऊ से खबर है, जहां मड़ियाव इलाके में टिम्बर मार्ट में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कादरी क्रॉसिंग के सामने टिम्बर मार्ट्स में शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। उन्नाव से खबर, जहां पर गैस सिलेंडर लीकेज होने से गेस्ट हाउस के टेंट में आग लग गई। आग की वजह से टेंट हाउस का कुछ हिस्सा जला, कोई हताहत नहीं। मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के शहनाई गेस्ट हाउस का यह पूरा मामला है। संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। चंदौसी कस्बे में यह कार्रवाई की गई। गोरखपुर में दो पक्षों के विवाद में गोली चलने से हड़कंप मच गया। इस फायरिंग में एक बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है। गीडा थाना अमटौरा गांव की घटना है। खबर आगरा से, जहां पर महिला ने अपने 8 साल के बेटे को देवर के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन तक शव को घर में रखा, फिर मकान की छत से शव को नीचे फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के बीच अवैध संबंध था और बेटे ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बता दें कि थाना पिनाहट में 30 नवंबर को मृतक रौनक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने दर्ज कराई थी। मृतक है बच्चा, उसके जो चाचा है और उसकी जो माँ है, उनको गिरफ्तार किया है। इन दोनों की इसमें मिली भगत निकली है और इन दोनों के द्वारा ही ये कृत्य किए गए। चाचा द्वारा इस बच्चे को मारा गया था और दोनों के द्वारा इसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया। 2-3 दिन रखने के बाद में इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। देखिए, ये जो कारण निकल गया है इसमें यही है कि चाचा और जो ये मृतक जो है इसकी जो माँ थी, उन दोनों के अवैध संबंध थे और